Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 11 chapter number 2 units and measurement. प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, उसमें से फर्स्ट हमने लिया था लेंथ, और लेंथ का हमने रेंज देखा तो रेंज था माइक्रोस्कोपिक लेवल से मैक्रोस्कोपिक लेवल तक। ओके, मतलब छोटे से एटम से मेजरमेंट कर सकते हैं तो कहाँ तक, यूनिवर्स तक। तो वो पूरे में हमारे लेंथ का रेंज फैला हुआ है। तो हमें लेंथ का मेजरमेंट करना हो तो लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड देख रहे थे कि मान लो कि आपको डे टू डे लाइफ में जो मेजरमेंट करते हो, मतलब नेकेड आई से जो ऑब्जर्वेशन करते हो और मेजरमेंट करते हो, वो नॉर्मल स्केल से भी कर सकते हो। ओके, फिर लेबोरेटरी के अंदर हम बात करें तो उससे स्केल से भी ज़्यादा रिजोल्यूशन वाला हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो हमने 1 ईयर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर यूज़ किया था। ओके स्टूडेंट, फिर लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट करना हो तो उसके लिए हमने इनडायरेक्ट मेथड देखी थी। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट 2 मेथड थी लेंथ के मेजरमेंट के लिए। डायरेक्ट मेथड मतलब हम डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, डायरेक्टली लेबोरेटरी के अंदर जो मेजरमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते थे, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। और हमें लार्ज डिस्टेंस पे, वेरी फार डिस्टेंस पे मेजरमेंट करना हो, फॉर एग्जांपल अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस, या तो 2 स्टार के बीच का डिस्टेंस, या तो 2 प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस, या तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना हो, तो वो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ओके, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि हम यहाँ से मीटर स्केल लेके जाए सन तक। ओके, ये पॉसिबल ही नहीं प्रैक्टिकली। तो ऐसे फार डिस्टेंस का, वेरी लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट करना हो तो हमें इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट मेथड मतलब जिसके अंदर हम कैलकुलेशन की नीड आती है, कैलकुलेशन का यूज़ करते हैं। तो उसमें हमने एक पैरेलक्स मेथड देखा था। पैरेलक्स मेथड क्या था स्टूडेंट? तो पैरेलक्स मेथड था कि जो हम पेन को हमारे सामने कोई रेफरेंस के सामने रखें, मतलब पीछे बैकग्राउंड में कोई रेफरेंस रखे, ओके, उसके रिस्पेक्ट में हम इसकी पोजीशन पहले मार्क कर ले, फिर 1 आई को क्लोज करें, बाद में 2nd आई को क्लोज करके 1 बाय 1 दोनों आई से देखेंगे तो ये हमें पेन की जो पोजीशन है उसमें शिफ्टिंग दिखेगा। तो ये शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन है, ओके, पेन का या तो ऑब्जेक्ट का, उसको ये हम क्या बोलते हैं, पैरेलक्स बोलते थे। ओके स्टूडेंट, तो वो मेथड, पैरेलक्स मेथड से हम वेरी लार्ज डिस्टेंस से पे कोई ऑब्जेक्ट है, या तो कोई प्लैनेट है या तो स्टार है, उनका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, और कोई प्लैनेट या स्टार का डायमेंशन भी निकाल सकते हैं पैरेलक्स मेथड से। वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस हो, फॉर एग्जांपल हमारे जो मैटर होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं बात करूँ, अपने पास ये मार्कर है, तो मार्कर प्लास्टिक के मैटर से बना होगा, और मैटर किसका बना है, तो क्या मॉलिक्यूल्स का बना होगा, और मॉलिक्यूल्स किसके बने होंगे, तो एटम्स, और एटम्स किसके बने हैं, तो कि एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो उनके जब मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे हमें मेजरमेंट करना हो तो हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं? उनको तो हम देख भी नहीं सकते कि इसके अंदर एटम्स हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। तो हमें क्या चाहिए, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसका प्रिसीजन ज़्यादा हो, मतलब रिजोल्यूशन ज़्यादा हो। तो वैसे इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हमारे जो लेबोरेटरी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रिसीजन वाला मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट था वो था माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज। पहले तो मॉलिक्यूलर लेवल की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, वो रेंज होती है 10⁻⁻8 मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की। और जो हमारे एटम्स होते हैं, एटम्स की जो साइज़ होती है वो साइज़ होती है फर्मी के ऑर्डर की, मतलब 10⁻⁻15 मीटर की। ओके, तो हमारे पास लेंथ का जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो रेंज है वो कितना है, -8 मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, यहाँ पे -8 मीटर, 10⁻⁻8 मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर के रेंज है। अभी इस रेंज का मेजरमेंट करना हो तो हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें एक था माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज। ओके, इससे मुझे मेजरमेंट करना हो तो इसकी प्रिसीजन कितनी है, 10⁻⁻5 मीटर का। तो देखो कि ये -5 तक लिमिट है इसकी, -5 तक ही मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये तो -8 मीटर और -10 मीटर का ऑर्डर का है, उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उनको देख ही नहीं सकते। तो हम माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज का यूज़ नहीं कर सकते मेजरमेंट के लिए। मॉलिक्यूलर लेवल पे हमें मेजरमेंट करना हो तो हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की नीड होगी, जिसमें फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है अपना ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप।
ओके, सभी ने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप देखा ही होगा। ओके, जो लेबोरेटरी के अंदर यूज़ होता है, नॉर्मल लेबोरेटरी के अंदर, हमारे स्कूल के लेबोरेटरी के अंदर भी होते हैं। तो ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन कितना होता है, लिमिट कितना होता है कि कितने तक मेजर करें। तो पहले तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप किस पे वर्क करता है, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है वो लाइट वेव का यूज़ करके हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाता है। ओके, तो पहले हमें ये समझने से पहले एक बात याद रखनी है, फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के अंदर फिजिक्स का चैप्टर था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला, ओके, लाइट वाला चैप्टर था। तो उसमें आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि कोई ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है, कि जब उसके ऊपर कोई लाइट इंसिडेंस हो और इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होकर अपनी आई में आए, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को मुझे देखना हो तो क्या होना चाहिए, इसके ऊपर ये रेज आने चाहिए, ओके, लाइट रेज। अभी ये लाइट रेज इसके इंसिडेंट हो गए, रिफ्लेक्ट होके मेरे आई के अंदर आएगा, आई के अंदर आके मेरे रेटिना पे उसका पिक्चर बनाएगा, तभी मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। नहीं तो क्या होगा कि पूरे जो लाइट रेज है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ओके, एब्जॉर्ब हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारे सामने इनविजिबल हो जाएगा, मिस्टर इंडिया हो जाएगा। ओके, कोई चीज़ कब नहीं दिखेगी, जब उसमें से लाइट रेज पेनिट्रेट करके निकल जाए या तो फिर एब्जॉर्ब हो जाए। ओके, लेकिन रिफ्लेक्ट होके दिखे तो आपको क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके आएगा तो आपको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। ओके, हमें एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब मुझे आप लोग देख रहे हो कैमरे के अंदर, ओके, मोबाइल के अंदर, तो वो क्यों देख रहे हो, तो कि मेरे ऊपर लाइट रेज आ रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट होके कैमरे के अंदर फोकस हो रहे हैं और वो आप वीडियो लेक्चर के अंदर देख सकते हो। मतलब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट आपको तभी दिखेगा जब वो रिफ्लेक्ट होगा। कौन रिफ्लेक्ट होगा, तो कि लाइट वेव। ओके, लाइट वेव रिफ्लेक्ट होगा तभी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखेगा। ओके, दिखने के लिए मतलब में कोई ऑब्जेक्ट आपको विजिबल तभी होगा जब वो खुद से रेज को इमिट करे या तो उसके ऊपर कोई लाइट रेज आए और लाइट रेज क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। ओके, थोड़ा डिटेल्स में चले गए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ तभी दिखेगी जब उसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होगी, उसके ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई में आएगी। ओके स्टूडेंट, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यही फिनोमिनन पे वर्क करता है कि जब हमारे कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंसेज के बीच में, ओके, तो उस वक्त क्या करता है, तो उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होता है, वो रिफ्लेक्ट होकर दोनों लेंस से पास होकर हमें दिखता है। तो वो जो लाइट यूज़ करता है वो लाइट कौन सी होती है, तो क्या विजिबल रे होता है उसमें। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट होता है, तो ये विजिबल रे है। और विजिबल रे की जो लाइट वेव की जो वेवलेंथ है, लाइट वेव की जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को लैम्बडा से डिनोट करते हैं, और वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। अभी सर ये वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ आप लोगों ने पढ़ के या वेवलेंथ मतलब ये वेव के अंदर दो क्रस या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की है, तो इसको मैं थोड़ा प्रिसाइजली लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 4000 इंटू 10⁻⁻10। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, ये ए का सिंबल है, उसका मतलब क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। ओके, टू 7000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके स्टूडेंट, और इसको प्रिसाइजली लिखो तो ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। मतलब है -7 मीटर के ऑर्डर तक का ये मेजरमेंट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे तो उससे भी प्रिसाइज है 10⁻⁻8। मतलब मैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी आप मेजरमेंट नहीं कर सकते मोलिकुलर लेवल पे। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड रहेगी। अभी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, सेकंड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ होता है। मतलब में जैसे यहाँ पे लाइट वेव का यूज़ होता था, ओके, लाइट वेव का यूज़ होता था ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में, वैसे सिमिलर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या यूज़ होता है, तो कि इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ होता है कि इलेक्ट्रॉन को इतनी स्पीड दे देते कि वो वेव के फॉर्म में दिखेगा। ओके, वो इतनी फास्ट जाएगा कि वो वेव शो करेगा। ओके, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन है वो कितना होता है, उसका रिजोल्यूशन होता है 0.6 एंगस्ट्रॉम। ओके, मतलब में 0.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का, मतलब में हम बोल सकते हैं 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर का वो ऑब्जर्वेशन कर सकता है। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन है वो 0.6 एंगस्ट्रॉम है, और हम पावर के ऑर्डर में देखें तो वो होता है 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर का वो ऑब्जर्वेशन कर सकता है। मतलब में उससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ लेवल तक, मोलिकुलर लेवल तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें एटम्स का साइज़ देखना हो तो अभी हम इसमें क्लियरली नहीं देख पाएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए। तो हमारे फिजिक्स के अंदर काफ़ी सारे इन्वेंशन होते हैं, तो उसमें
टनलिंग माइक्रोस्कोप करके एक दूसरा माइक्रोस्कोप आया जिसका रिजोल्यूशन इससे भी ज़्यादा है। ओके, टनलिंग माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, वैसे माइक्रोस्कोप का भी यूज़ होता है, वो बड़ी बड़ी लेबोरेटरी के अंदर होता है स्टूडेंट। हमारे जो स्कूल की लेबोरेटरी में ओनली ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादा कॉस्टली होता है, साइज़ में भी बड़ा होता है। वो बड़ी बड़ी जो लेबोरेटरी होती है, फिजिक्स की लेबोरेटरी या तो फिर क्रिस्टलोग्राफी की जो लेबोरेटरी होती है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ होता है। मतलब हमें ये यूज़ करना नहीं आएगा, तो हमें क्या करना है, तो हमें मॉलिक्यूलर लेवल का मेजरमेंट तो करना ही करना है। ओके, लेकिन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है नहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या तो फिर टनलिंग माइक्रोस्कोप जो ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो हमें मेजरमेंट कैसे करें, ये डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे थे हम। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें इनडायरेक्ट मेथड पे जाना पड़ेगा। डायरेक्टली तो हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से तो हम मेजरमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि देख ही नहीं सकते। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेगा। ओके, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर रेंज होती है वो -8 to -10 मीटर के ऑर्डर का होता है, और यहाँ पे तो ये -7 ऑर्डर तक का ही मेजरमेंट कर सकता है। ओके, क्यों, तो देखो हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखना हो, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर से वेव क्या होगी, मान लो कि ये लाइट वेव है, ये लाइट वेव ऐसे ओवरलैप करके जाएंगे, इससे रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे। देखने के लिए क्या चाहिए, तो कि रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होना चाहिए। यहाँ पे तो ओवरलैप हो रहे हैं। ओके, ये तो सिर्फ डायग्राम थ्रू आपको समझाने की मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आपको तभी दिखेगा जब उससे रिफ्लेक्ट होके आए। ओके, मान लो कि ये अपना कोई मॉलिक्यूल्स है और ये अपनी वेवलेंथ छोटी हो, तो उससे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके आएगा। लेकिन वेव बड़ा होगा और आपका जो ऑब्जेक्ट है, ओके, मॉलिक्यूल्स है, वो बड़ा होगा। ओके, वेव छोटी और ऑब्जेक्ट आपका मतलब मॉलिक्यूल्स बड़ा होगा, तो वो रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, मॉलिक्यूल का साइज कम है और वेव की साइज़ बड़ी है, तो उस केस में क्या होगा, उस मॉलिक्यूल के ऊपर से वेव ऊपर से ओवरलैप हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखना हो डे टू डे लाइफ में, तो आप लोगों ने कैरम की गेम देखी होगी। कैरम की गेम में क्या होता था कि कैरम की गेम में इसे एक वुडन का, ओके, एक वुडन अपने पास सरफेस होता है। उस सरफेस पे क्या करते हैं, हम पाउडर डालते हैं, टेल्कम पाउडर इसके ऊपर डाल देते हैं। क्यों टेल्कम पाउडर डालते हैं इसके ऊपर, तो कि फ्रिक्शन ना हो। और इसके अंदर क्या होते हैं, तो कि एक स्ट्राइकर होता है और इसमें बीच में कुकीज़ होती हैं। तो ये स्ट्राइकर, ये पाउडर के जो मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर से ओवरलैप हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्राइकर का जो डायमेंशन है वो ये पाउडर के मॉलिक्यूल के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। तो वो केस में ऐसा कुछ हमें मिलेगा, मतलब वो डिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं। लेकिन ये सामने वाली जो वॉल होती है उसका डायमेंशन स्ट्राइकर के डायमेंशन से क्या है, ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ओके, डिफ्लेक्ट हो गया आएगा। तो सिमिलर वैसे ही डे टू डे लाइफ में फिनोमिनन होते हैं रेज के साथ, लाइट के साथ। ओके स्टूडेंट, तो मतलब मेरा जो कंक्लूजन है कहने का कि हमें डायरेक्टली मेजरमेंट करना हो मॉलिक्यूल्स का या तो एटम्स के साइज़ का, तो हम ये डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या नीड आएगी, तो कि इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड मतलब क्या होता है, तो कि जिसमें कैलकुलेशन से हम निकाल सके। ओके, डायरेक्टली निकालने में तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही, क्योंकि हमारे जो वेव्स है उसका जो वेवलेंथ है वो इसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, और इंस्ट्रूमेंट में तो दिखेगा ही नहीं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिख सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास पॉसिबल नहीं है लेबोरेटरी के अंदर। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे। ओके स्टूडेंट, जो भी मैंने यहाँ पे रेंज लिखी है आप पहले नोट कर लो, इसके बाद हम इनडायरेक्ट मेथड देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट उसमें हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे साइज मेजरमेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट के अंदर हम एक ओलिक एसिड लेंगे। ओके, एक ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज़ हमें एस्टिमेट करना है, उसका साइज़ हमें ढूंढना है कि कितना होगा। तो प्रैक्टिकली जो मिलते हैं ओलिक एसिड का जो साइज़ वो 10⁻⁻⁹ मीटर के ऑर्डर का, मतलब नैनोमीटर का ऑर्डर का होता है। ये मॉलिक्यूल का साइज़ कंपैरिजन करें दूसरे मॉलिक्यूल के साइज़ के साथ, तो इससे कुछ ज़्यादा बड़ा है। ओके, वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का, तो ये 10⁻⁹ मीटर का, मतलब 10 टाइम्स वो ज़्यादा है ये। ओके, तो हमें ये ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल का जो साइज़ है वो मेज़र करना है इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड मतलब जिसके अंदर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो साइज़ मेजरमेंट करने से पहले हम कुछ एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि आपके पास मार्बल का कोई बैग हो। ओके, मार्बल से भरा हुआ एक बैग है, मार्बल बॉल से भरा हुआ आपके पास बैग है, ये मार्बल बॉल्स है। ओके, इससे भरा हुआ एक बैग है, उसको मैं ओपन करने बोलो आपको, तो आप लोग ओपन करोगे तो यहाँ पे आप रखोगे, चलो कोई सरफेस के ऊपर ये मार्बल बॉक्स खाली करो।
ओके, या तो बैग खाली करो, तो मार्बल जो बॉल्स का जो बैग आप खाली करोगे तो कुछ ऐसे आपको अरेंजमेंट दिखेगा, एक के ऊपर एक ऐसे मार्बल अरेंज हो जाएंगे ऐसे, ओके, कुछ भी मतलब ऐसे अरेंज हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे मार्बल का, ओके, सिंगल मार्बल का हमें क्या निकालना है, साइज़ निकालना हो मार्बल बॉल का, मतलब डायमीटर फाइंड करना हो, तो इसमें आपको मेज़रमेंट में थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन यही जो मार्बल बॉल्स है वो ऐसे अरेंज हो जाए, ओके, सिंगल लेयर में अरेंज हो जाए, ऐसे सिंगल लेयर में अरेंज हो जाए, तो आप इसकी थिकनेस टी या तो हाइट एच आप मेजर कर सकते हो, ओके। तो कैसे, तो देखोगे ये कितने एरिया में फैला हुआ, आपको एरिया पता हो, ओके, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो V के ऊपर से आप एच निकाल सकते हो। कैसे, तो देखोगे फॉर्मूला अपने पास वॉल्यूम इक्वल्स टू लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है, तो वॉल्यूम V इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट, और हाइट को हम थिकनेस के फॉर्म में लिखे तो एरिया इंटू थिकनेस। तो फॉर्मूला आपका बनेगा वॉल्यूम V इक्वल्स टू या तो एरिया थिकनेस T इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो आपको थिकनेस निकालना, थिकनेस मतलब क्या है, इसका डायमीटर ही होगा, ये थिकनेस मतलब क्या होगा, ये साइज़ होगा, इसका साइज़ मतलब डायमीटर होगा। तो मतलब आप थिकनेस निकाल लो तो अल्टीमेटली आपको डायमीटर मिल जाएगा। तो थिकनेस निकालने के लिए आपको कौन सी नीड रहेगी, तो कोई वॉल्यूम की नीड रहेगी, कितना वॉल्यूम है यहाँ पे ये मार्बल बॉल्स का और कितने एरिया में है, तो वो दोनों का रेशियो आप निकालोगे तो आपको थिकनेस पता चल जाएगी सिंगल मॉलिक्यूल्स की, ओके स्टूडेंट्स, या तो सिंगल यहाँ पे मार्बल की। तो सिमिलर हमें ऐसे ही यहाँ पे ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स का साइज़ मेजरमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो कि ये मार्बल को देखो, जैसे मार्बल काफ़ी सारे मार्बल बॉल्स होंगे, तो काफ़ी सारे मार्बल बॉल्स होंगे तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है ऐसा बोल सकते हैं, या तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है ज़्यादा, ओके। डाइल्यूट का मतलब होता है कम, ओके। नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वैल्यू ज़्यादा है, और डाइल्यूट का मतलब होता है वो कम होना, ओके। तो यहाँ पे हमें ये सिंगल लेयर बनाना हो, ओके, तो सिंगल लेयर मतलब डाइल्यूट करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओलिक एसिड के अंदर कोई मिक्सर कोई दूसरा सॉल्यूशन मिक्स करना पड़ेगा, ओके, कोई दूसरा कंटेंट मिक्स करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि ओलिक एसिड की जो मॉलिक्यूल है उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे। तो हमें इसे सिंगल लेयर में अरेंज कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि डायरेक्टली आप ओलिक एसिड ले लो और उसका मॉलिक्यूल का साइज मेजरमेंट करने जाओ तो ये सिंगल लेयर में नहीं होगा, हमें सिंगल लेयर में उसको अरेंज करना है मॉलिक्यूल्स को, मतलब उसका थिन लेयर बनाना है। जैसे काजू कतरी के ऊपर वो सिल्वर की, काजू कतरी देखा ना, उसके ऊपर सिल्वर की थिन लेयर होती है, सिमिलर हमें ऐसे ही यहाँ पे थिन लेयर बनानी है। तो थिन लेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, ओके। डाइल्यूट करने की जो प्रोसेस है वही यहाँ पे हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, तो कि हमें ओलिक एसिड लेना है, ओके। ये हमारे पास जो डायग्राम में ये क्या, तो कि टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या भरेंगे, तो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड भर देंगे, ओके। ये ओलिक एसिड, उसको डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में से हमें क्या बनाना है, तो कि 20 सेंटीमीटर का सॉल्यूशन बना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब का। सेंटीमीटर क्यूब मतलब होता है मिलीलीटर, ओके। तो मेरे पास ये ओलिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए मैं 20 सेंटीमीटर क्यूब में क्या लूँगा, अल्कोहल लूँगा, ओके। 20 सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में मैं क्या लूँगा, अल्कोहल लूँगा, और उसको क्या करूँगा, ओलिक एसिड के साथ मिक्स कर दूँगा। मिक्स करूँगा मतलब डाइल्यूट करूँगा। डाइल्यूट करने के बाद क्या होगा, मतलब मैं मिक्स और डिजोल्व करूँगा ओलिक एसिड को अल्कोहल में। तो यहाँ पे मेरे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन कितना होगा, तो कि 20 सेंटीमीटर क्यूब का। मतलब में क्या करना है कि 1% आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको क्या लेना है, ओलिक एसिड, और 19% आपको क्या लेना है, तो कि अल्कोहल लेना, और मिक्स करके आपको क्या बनाना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाना है। ये सॉल्यूशन है अपना 1, ओके, सॉल्यूशन नंबर 1। अभी इसमें आपका जो ओलिक एसिड है, वो ओलिक एसिड है आपका, उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा 1/20%, या तो 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो अल्कोहल का कितना होगा, अल्कोहल को मैं OH से रिप्रेजेंट करूँ तो अल्कोहल का होगा 19/20, ओके। क्लियर है सभी को। हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे ओलिक एसिड के
मॉलिक्यूल का साइज़ मेजरमेंट करना है। साइज़ मेजरमेंट करने में दिक्कत ये आएगी कि सभी मॉलिक्यूल ऐसे रैंडमली अरेंज होंगे। एक थिन लेयर होगा तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो थिन लेयर बनाने का लिए हम क्या करें, तो क्या ओलिक एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट करने के लिए हम अल्कोहल में उसका मिक्सचर बना रहे, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लेंगे और उसको अल्कोहल के साथ मिक्स करके कितना सॉल्यूशन बनाना है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आपको सॉल्यूशन बनाना है। ओके, उस सॉल्यूशन में अंदर आपका ओलिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, ओके, कॉन्सेंट्रेशन वो कितना होगा, तो क्या 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब मैं ये सॉल्यूशन के 20 पार्ट्स करूँ तो 1 पार्ट किसका होगा, ओलिक एसिड का होगा, बाकी 19 पार्ट्स किसका होगा, तो क्या अल्कोहल का होगा। ओके स्टूडेंट, वापस मैं क्या करूँगा, और ज़्यादा मुझे डाइल्यूट करना है तो मैं वापस रीडिजोल्व करूँगा, किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। तो मैं अल्कोहल ले लूँगा, ओके, 20 सेंटीमीटर क्यूब में, फिर उसके अंदर ओलिक एसिड मिक्स कर दूँगा। इसमें वापस ओलिक एसिड वाला जो सॉल्यूशन था, ओलिक एसिड नहीं करना है, जो ओलिक एसिड वाला जो सॉल्यूशन था उसको मिक्स करना है, मतलब सॉल्यूशन 1 को इसमें क्या लेंगे, सॉल्यूशन 1 को वापस से रीडिजोल्व करना है, किसमें, अल्कोहल में। ये अल्कोहल है, ओके, कितना कंटेन है उसमें, 20 सेंटीमीटर क्यूब, और ये कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मैंने क्या किया, पहले ओलिक एसिड का 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया, उसको अल्कोहल में डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाया। मतलब मैं ओलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम किया, कितना कम किया, तो 1/20%। ओके, तो उस सॉल्यूशन जो मेरे पास जो सॉल्यूशन बना 1, ओके, डिजोल्व होने वाला, उस सॉल्यूशन में से वापस से 1 सेंटीमीटर क्यूब मैंने सॉल्यूशन लिया और उसको वापस रीडिजोल्व कर रहा हूँ, किसमें, अल्कोहल में। और मैंने जो सॉल्यूशन बनाया वो सॉल्यूशन कितना बनाया, तो कि वो सॉल्यूशन बनाया मैंने वापस 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस 20 सेंटीमीटर क्यूब वाले सॉल्यूशन में अपने पास जो ओलिक एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड कितना होगा, पहले था 1/20, वापस से 1/20 होगा। मतलब में ओलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होगा 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, स्टार्टिंग में कितना था, तो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड को 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में डिजोल्व करने के बाद सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन में ओलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 1/20 था। वही सॉल्यूशन को वापस हम रीडिजोल्व कर रहे हैं अल्कोहल में और सॉल्यूशन बना रहे हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें उसका वापस से कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कितना डिक्रीज होगा, तो कि 1/400। तो क्या हम ये सॉल्यूशन डायरेक्टली बना सकते, इतनी प्रोसेस नहीं करनी हो तो 400 सेंटीमीटर क्यूब का अल्कोहल ले लो, उसमें 1% क्या डाल लो, ओलिक एसिड डाल लो, तभी भी आपका बन जाएगा। लेकिन इसमें देखो कि ज़्यादा आपको अल्कोहल की नीड रहेगी, और इसमें देखो 20 और वापस 20, मतलब 42 टाइम्स ही लगेगा। 20 और 20 कितना, 40 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का ही आपको नीड रहेगी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 टाइम्स होगा आपका। क्योंकि 400 वॉल्यूम क्यूब चाहिए आपको, वॉल्यूम कितना चाहिए, तो कि 400 सेंटीमीटर क्यूब जितना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा अल्कोहल आपका बिगड़ेगा, इसलिए अब ये प्रोसेस हम कर रहे हैं। ओके, तो ओलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया हमें। अभी इसको क्या करना है, तो ये जो डाइल्यूट अपना ओलिक एसिड है जो किसके साथ मिक्स किया हुआ है, अल्कोहल के साथ, उसको हमें ब्यूरेट के अंदर भरना है। केमिस्ट्री के अंदर ऐसा ब्यूरेट करके एक इंस्ट्रूमेंट आएगा जो आप केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल करोगे। तो ब्यूरेट के अंदर ये सॉल्यूशन को भर देना अभी। ओके, ब्यूरेट के अंदर सॉल्यूशन को भर देना। क्यों भरना है, तो कि हमें करना क्या है, टारगेट क्या अपना टारगेट है थिकनेस फाइंड करना। किसका, तो कि मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल का थिकनेस फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम निकालने के लिए ब्यूरेट के ऊपर ऐसे मार्क किए गए होते हैं, उससे हम ड्रॉप गिराते जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, यहाँ से वॉल्यूम पता चलेगा। और एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे दूसरी मेथड हम यूज़ करेंगे। ओके, तो ये ब्यूरेट के अंदर, ब्यूरेट को स्टेन के साथ अटैच किया हुआ, और यहाँ पे एक पिच कोक करके टेप की बोल सकते हैं, तो टेप है जिससे आप ड्रॉप गिरा सकते हो। ओके, तो नीचे जो कंटेनर लिया उसके अंदर पहले आपको क्या ले लेना है, H2O ले लेना है। ओके, ये H2O ले लिया आपने। फिर उसके ऊपर टेल्कम पाउडर डाल देना, सॉरी टेल्कम पाउडर नहीं, लाइकोपोडियम पाउडर डालना, जो टेल्कम पाउडर जैसा ही होता है। यहाँ पे पाउडर डाल देना। वो पाउडर कौन सा, तो कि लाइकोपोडियम पाउडर। लाइकोपोडियम पाउडर कैसा होता है, तो कि टेल्कम पाउडर जैसा ही होता है, जो यहाँ पे एक थिन लेयर बनाएगा, एकदम से पतला लेयर बनाएगा। अभी हमें क्या करना है, तो कि यहाँ से पिच कोक से ओपन करके सिंगल ड्रॉप यहाँ पे डालने हैं। ओके,
ड्रॉप डालने के बाद क्या होगा, तो कि ड्रॉप डालने से ये जो वाटर लेयर है, वाटर के ऊपर जो हमने क्या लेयर बनाया, वाटर के ऊपर हमने क्या डाला है, तो कि लाइकोपोडियम पाउडर डाला है। तो ये लाइकोपोडियम पाउडर जो ऐसे अपना लेयर बनाया हुआ है, वो लेयर में हम ड्रॉप गिरा रहे हैं। किसके ड्रॉप गिरा रहे हैं, तो कि जो सॉल्यूशन नंबर 2 है उसके ड्रॉप गिरा रहे हैं। तो सॉल्यूशन की वजह से ये यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा। ओके, ऐसे स्प्रेड होते जाएगा, ये सॉल्यूशन जो है वो स्प्रेड होते जाएगा। वो अल्कोहल विथ ओलिक एसिड है। ओके, ये स्प्रेड होगा और ज़्यादा स्प्रेड होते जाएगा, और जो लाइकोपोडियम पाउडर है वो कहाँ पे चला जाएगा, कॉर्नर पे चला जाएगा। ओके, तो ये सर्कल शेप में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये सर्कल का आपको डायमीटर पता हो तो उसके ऊपर से आपको एरिया मिल सकता है। ओके, एरिया का फॉर्मूला क्या, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो डी इक्वल्स टू क्या होता है, r/2, क्योंकि यहाँ से आपको रेडियस मिल सकता है, या तो आप डायमीटर फाइंड कर लो इसके पूरे का। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, पाई d²/4। तो यहाँ से आपको एरिया मिलेगा। और वॉल्यूम कहाँ से मिलेगा, तो कि इसमें से हम ड्रॉप गिरा रहे हैं, तो मान लो कि इतना वॉल्यूम हमने ड्रॉप थ्रू यहाँ पे सरफेस पे हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर डाल रहे हैं। तो उस केस में ये कितना वॉल्यूम है, तो क्या मान लो कि v जितना सॉल्यूशन इसमें हमने ड्रॉप के फॉर्म में यहाँ पे इसके ऊपर सरफेस बनाया। ओके स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें थिकनेस फाइंड करनी है। तो थिकनेस के लिए मैंने फॉर्मूला बोला वैसे है कि वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम v इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, एरिया, और हाइट को हम थिकनेस के फॉर्म में बोल रहे हैं। क्यों, तो देखो यहाँ पे ये जो ओलिक एसिड है वो ऐसा लेयर बना देगा, ओलिक एसिड और जो OH का जो मिक्सचर है वो ऐसे थिन लेयर बना देगा। ये तो मैं यहाँ पे बड़ा दिखा रहा हूँ, तो ऐसे थिन लेयर बनाएगा। तो इसका हमें हाइट मेजर कर दे। ओके, और ये कितने वॉल्यूम में, ये भी पता चल जाए और यहाँ का एरिया पता चल जाए, तो आप ये थिकनेस या तो हाइट t निकाल सकते हो। मतलब वो अल्टीमेटली क्या है, डायमीटर ही है। ओके, तो मुझे यहाँ पे थिकनेस निकालना होता है, t इक्वल्स टू क्या करूँगा, वॉल्यूम बाय एरिया। तो वॉल्यूम यहाँ पे किसका है, तो कि सॉल्यूशन का। हमें वॉल्यूम किसका चाहिए, ओलिक एसिड का, क्योंकि हम थिकनेस किसका मेजर कर रहे हैं, ओनली ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स का। तो हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं चाहिए। ओके, तो मुझे यहाँ पे मैं कितने ड्रॉप गिरा रहा हूँ, मान लो कि मुझे थिकनेस निकालना है, तो मैं यहाँ पे n जितने ड्रॉप गिरा और उसका वॉल्यूम v जितना है, यहाँ से v और यहाँ से n ड्रॉप, वो मैं काउंट करा कि 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप, तो nv जितना वॉल्यूम यहाँ से मुझे पता चल रहा है, डिवाइडेड बाय एरिया है मेरा a जितना। लेकिन उसमें ओलिक एसिड का कंटेंट कितना है, ओलिक एसिड कितना है, तो कि मुझे पता है कि ये जो सॉल्यूशन बनाया है मैंने, सेकंड सॉल्यूशन, उसके अंदर ओलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो कि 1/400। मतलब मैं इस सॉल्यूशन के मैं 400 पार्ट्स करूँ तो उसमें 1 पार्ट किसका होगा, ओलिक एसिड का होगा। मतलब में ये सॉल्यूशन में ओलिक एसिड का कंटेंट कितना है, तो कि वो NV/400। ओके, तो लिख सकता हूँ t इक्वल्स टू NV/400, या तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1/400 इंटू NV/A। ओके, तो t इक्वल्स टू NV/400 इंटू A, और एक ही जगह पे आप पाई आर स्क्वायर करके पुट कर सकते हो। ओके, और प्रिसाइजली करना हो तो t इक्वल्स टू NV/400 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ से आपको थिकनेस मिल जाएगा, और थिकनेस क्या, अल्टीमेटली उसका डायमीटर ही है। तो इस मेथड से, कैलकुलेशन के मेथड से आप ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज मेजर कर सकते हो। और वो एक्सपेरिमेंटली जो मिला है आपको, वो मिला है 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर का। ओके, जो एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू है वो 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर का मॉलिक्यूल्स आता है। तो इसमें हम ना तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम इसमें कैलकुलेशन का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज़ का एस्टिमेट निकाल रहे हैं। ओके, एस्टिमेट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा ओलिक एसिड का मॉलिक्यूलर साइज़ का मेजरमेंट के लिए इनडायरेक्ट मेथड। ओके स्टूडेंट, तो अच्छे से ये डायग्राम नोट कर लो। ओके, स्टूडेंट, हमने ओलिक एसिड के मॉलिक्यूलर का साइज़ मेजरमेंट करने की मेथड देखी, इनडायरेक्ट मेथड। अभी जब आप डे टू डे लाइफ में देखें तो कुछ ऐसे यूनिट की हमें नीड रहती है, मतलब प्रैक्टिकल यूनिट्स की नीड होती है। फॉर एग्जांपल, आप मान लो कि ज्वेलर्स की दुकान में गए हो, ओके, ज्वेलर के शॉप में गए हो, तो वहाँ पे आपको कुछ गोल्ड लेना हो, तो गोल्ड को आप मेजरमेंट केजी में नहीं करोगे, वहाँ पे केजी में नहीं मांगोगे। वहाँ पे आप क्या बोलोगे, तो कि ग्राम के अंदर 10 ग्राम, ओके, ऐसे आप मेजरमेंट करोगे। या तो आप मेडिसिन की शॉप में गए हो, मेडिकल में गए हो, तो मेडिकल में आप
जो टैबलेट ले रहे हो या तुम जो मेडिसिन ले रहे हो, और मेडिसिन आप ग्राम के अंदर नहीं लोगे, वो mg में लोगे, मिलीग्राम में लेंगे। और कुछ फूड लेने जा रहे हो, मतलब सब्जी लेने जा रहे हो, तो वो kg में मेजरमेंट होगा। मतलब में प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम डिफरेंट यूनिट यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, लेंथ की बात करें तो लेंथ के अंदर हमारा जो अभी जो टॉपिक चल रहा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ ही चल रहा है। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के अंदर लेंथ का मेजरमेंट के लिए हमें प्रैक्टिकल यूनिट्स की नीड होती है। वो लार्ज डिस्टेंस और स्मॉल डिस्टेंस दोनों के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हम यूज़ करते हैं। तो वो यूनिट कौन से है वही हम इसमें देखने वाले हैं। तो हमें स्मॉल डिस्टेंस का मेजरमेंट करना हो, स्मॉल डिस्टेंस मतलब में एटॉमिक लेवल पे, ओके, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो मेजरमेंट करना, तो कुछ ये प्रैक्टिकल यूनिट्स की नीड रहेगी। उसमें फर्स्ट है फर्मी। ओके, कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स है जिसकी रिक्वायरमेंट हमें पूरे चैप्टर में, पूरे फिजिक्स में रहेगी। ओके, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस ही है। स्मॉल डिस्टेंस का मेजर करने के लिए जो हमें प्रैक्टिकल यूनिट्स की नीड होती है वो यूनिट की बात करें तो उसमें फर्स्ट जो आ रहा है वो है फर्मी। तो फर्मी क्या है, तो वो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइज। जब आप न्यूक्लियर साइज मेजरमेंट करोगे तो वो फर्मी के ऑर्डर का होगा। और 1 फर्मी इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। उसको फेंटोमीटर भी बोलते हैं। ओके, याद रखना, वो हम मल्टीपल और सब मल्टीपल पढ़ेंगे, उसमें वापस से डिटेल में जाएंगे कि 10⁻⁻1 को क्या बोलते हैं, 10⁻⁻2 को क्या बोलते हैं। ओके, तो वो हम वहाँ पे मल्टीपल और सब मल्टीपल वाला एक टॉपिक स्टडी करेंगे। ओके, 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर, और फर्मी को डिनोट किया जाता है स्मॉल fm से। ओके स्टूडेंट, और ये मेजरमेंट किसके लिए, तो क्या न्यूक्लियर साइज के लिए, मतलब में एटम का साइज दिखाना हो तो फर्मी के ऑर्डर का आएगा। ओके, न्यूक्लियन जो जहाँ पे रहते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो फर्मी के ऑर्डर का होता है, मतलब में -15 मीटर का, इतना छोटा हमारा न्यूक्लियस होता है। ओके, न्यूक्लियस पता है ना क्या होता है, तो क्या हमारा जो भी कोई भी बॉडी है वो किसका बना है, तो मैटर का बना है। मैटर किसका बना होता है, तो क्या मॉलिक्यूल्स के बने। मॉलिक्यूल्स किसके बने, तो छोटे छोटे एटम्स के बने होते हैं। और एटम्स के अंदर एक सेंटर होता है जो पॉजिटिव होता है, और सेंटर के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं। ओके, उसके अराउंड में रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट के अंदर, उनकी ऑर्बिट के अंदर। तो जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। एटम का जो सेंटर होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस का साइज होता है -15 मीटर के ऑर्डर का। ओके स्टूडेंट, उसके बाद एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तो कि एंगस्ट्रॉम जो होता है वो भी हम वेवलेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, लाइट की वेवलेंथ को, और वो हम डिनोट करेंगे ए के ऊपर छोटा सा सर्कल। ओके, और उसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻10 मीटर में। ओके, फॉर एग्जांपल हमारी जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है, तो विजिबल लाइट की बात करें, विजिबल रे की बात करें, तो विजिबल रे की जो ऑर्डर होती है वेवलेंथ को लैम्बडा से डिनोट करते हैं, वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमें वेवलेंथ एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट लेते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद नैनोमीटर। तो ये क्या है, तो क्या नैनोमीटर भी लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते हैं। ओके, तो इट इज़ एक्सप्रेसिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, और उसको डिनोट करते हैं एनएम से, छोटे एनएम से डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर में, और पावर हो गई उसकी 10⁻⁻9 मीटर। ओके, ये स्मॉल लेवल की बात करें, स्मॉल रेंज का जो हमें मेजरमेंट करना हो, स्मॉल डिस्टेंस का मेजरमेंट करना हो, तब ऐसे प्रैक्टिकल यूनिट की हमें नीड होती है। इसके बाद होता है माइक्रोन। माइक्रोन क्या होता है, तो वो इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिफाइंड एज अ माइक्रोमीटर। ओके, माइक्रोमीटर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोन बोलते हैं। और माइक्रोन को हम डिनोट करते हैं म्यूएम से, और उसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻6। तो इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो कि छोटे छोटे लेवल पे, ओके, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो हम मेजरमेंट करते हैं वहाँ पे ये माइक्रोमीटर की रेंज का हमें नीड रहते हैं, माइक्रोन की नीड रहती है। तो ऐसे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स है जो हमें स्मॉल डिस्टेंस के मेजरमेंट के अंदर नीड होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट कर लो, उसके बाद प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, स्मॉल डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए जो प्रैक्टिकल यूनिट्स थे वो हमने देखे। इसके बाद प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस का मतलब है, मान लो कि आपको दो प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो आप मीटर से नहीं निकाल सकते। मीटर अपना एमके सिस्टम है, एसआई सिस्टम है, लेकिन उसका हम यूज़ नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमें कुछ दूसरे यूनिट की नीड आती है। तो उसमें जब दो प्लेनेट के बीच का मेजरमेंट करना हो, लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट करना हो, ओके, तो उसके लिए हमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, फिर लाइट ईयर और पार्सेक जैसे यूनिट की नीड रहती है। तो फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम AU से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ओके,
ये सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है, ओके, उसको ही हम क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और वो जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू कितनी होती है, 1.496 इंटू 10⁻11। ओके, 1 AU इक्वल्स टू हम लिखेंगे 1.496 इंटू 10⁻11। उसके बाद जो लाइट ईयर है लेकिन ये अपना टाइम का यूनिट नहीं है, लेंथ का यूनिट है। और लेंथ का यूनिट है तो लाइट ईयर क्या होता है, तो कि लाइट ईयर है वो एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट के लिए हमें यूज़ करते हैं। ओके, लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट करना होता है हम लाइट ईयर से मेजर करते हैं। तो लाइट ईयर होता क्या है, तो कि लाइट ने वैक्यूम के अंदर 1 ईयर में जो डिस्टेंस कवर किया होता है उसको ही हम क्या लेते हैं, 1 लाइट ईयर। ओके, लाइट ने 1 ईयर में जो डिस्टेंस कवर किया होता है तो ट्रैवल किया होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। ओके, तो आप समझ सकते हो कि लाइट की स्पीड तो कितनी होती है वैक्यूम में, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और 1 ईयर में तो कितना डिस्टेंस कवर कर देगा, 1 सेकंड में ही वो कितना कवर कर लेता है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा यूनिट होगा। तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स तो आप लिख सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर। 1 ईयर में जो ट्रैवल किया हुआ जो डिस्टेंस है कितनी स्पीड से, तो क्या वैक्यूम में कितनी स्पीड होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप 1 लाइट ईयर को रिप्रेजेंट करोगे LY से, और 1 स्पीड होती है उसकी वैक्यूम में कितनी होती है लाइट की स्पीड, 3 इंटू 10⁸, और 1 ईयर में 365 है और उसमें 24 आवर्स 60 मिनट और 60 सेकंड। तो हमारा आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। और वो आंसर आएगा आपका 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। अभी दूसरा जो यूनिट है पार्सेक, या तो पैरालेटिक सेकंड भी बोलते हैं। सेकंड है लेकिन टाइम का यूनिट नहीं है, ये यूनिट किसका है, लेंथ का है। ये भी लेंथ का है। एग्जाम में इसमें ही स्टूडेंट गलती करते हैं कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो लेंथ की जगह पे आप टाइम लिख के आते हो। यहाँ पे दिखेगा सेकंड लेकिन वो सेकंड है, मतलब ये सेकंड लाइट का टाइम का यूनिट नहीं है, वो लेंथ का यूनिट है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे केयरफुल रहना थोड़ा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो पार्सेक क्या है। तो पार्सेक क्या होता है, तो कि कोई हमारा प्लेनेट और मान लो कि अर्थ और सन के बीच का जो यूनिट डिस्टेंस होता है, एवरेज डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, 1 AU। ओके, सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जब 1 AU जितना आर्क हो और सामने एंगल कितना बने, 1 सेकंड का। ओके, मिनट को हम दिखाएंगे, देखो डिग्री को दिखाने के लिए ये वाला सिंबल, मिनट को दिखाने के लिए सिंगल बार, और सेकंड को दिखाने के लिए 2 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा जब सिंबल आए तो आपको वहाँ पे समझना है कि ये सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल सेकंड में है, ये मिनट में और ये डिग्री में। लेकिन हमें तो रेडियन में होना चाहिए, सप्लीमेंट्री यूनिट में चाहिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे प्रोसेस देखेंगे पहले। तो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। जब आपका एंगल 1 सेकंड और सामने आर्क कितना 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, तब जो रेडियस होता है, वो जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1 पार्सेक जितना होता है। ओके स्टूडेंट, तो 1 पार्सेक की वैल्यू निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं कहाँ से, तो देखो एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस होता है। ओके, जब लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हो तो आर्क आपका कितना है, 1 AU जितना, रेडियस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, तो आर्क को सब्जेक्ट बना दो। तो 1 AU बाई एंगल, और एंगल कितना है 1 सेकंड का, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, उसकी वैल्यू हमने लिखी थी 1.496 इंटू 10⁻11। ओके, वैल्यू पुट करो, लेकिन ये सेकंड में, सेकंड को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री को फिर रेडियन में, क्योंकि हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट में हमें चाहिए। तो 1 डिग्री इक्वल्स होता है 60 मिनट, और सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 3600 सेकंड। ओके, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड होते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, मतलब 3600 सेकंड होगा टोटल। तो हमें पता है रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी, तो हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2 पाई बाई 360 मतलब पाई बाई 180। तो 1 डिग्री को कन्वर्ट करना हो तो पाई बाई 180 से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 सेकंड, उसको 1 डिग्री में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा, 1/3600 डिग्री। ओके, इनटू 1 डिग्री का रेडियन में कितना है, पाई बाई 180। सब कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये लार्जेस्ट डिस्टेंस का मेजरमेंट है। ओके, इससे कोई बड़ा यूनिट बना नहीं है पार्सेक से। तो सबसे बड़ा जो यूनिट है लेंथ के मेजरमेंट में वो है पार्सेक।
ओके। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्मॉल डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसकी जो मेथड थी वो से देखी हमने, इनडायरेक्ट मेथड, फिर कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स देखे। ओके स्टूडेंट, तो अच्छे से नोट कर लो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यू मेजरमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।